नमस्कार। द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं पूनम कालरा जी से, जो कि बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं और ऑथर हैं। आज इस एपिसोड में हम जानना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में। अक्सर आपने लोगों की सफलताएं देखी हैं, उनकी उपलब्धियों की बातें हम करते हैं, लेकिन व्यक्ति का संबंध किन जड़ों से होता है, कौन से उनके ऐसे बचपन के वाक़यात हैं कि जिनसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं पूनम कालरा जी के जीवन से। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम उनका स्वागत करते हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पूनम जी, पहला जो आपसे मेरा जो प्रश्न है कि आज आप एक सफल मुकाम पे हैं, दिल्ली में हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, बहुत सारी महिलाएं आपको अपना आइकॉन मानती हैं और एक कहीं ना कहीं जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है वो आपके पास है। आपकी शुरुआत के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है, बचपन कैसा था, माता पिता, किस माहौल में आपकी परवरिश हुई? तो बहुत पीछे ले गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज थोड़ा सा इस बारे में भी, चूँकि पूनम कालरा को अगर जानना है तो थोड़ा उनकी जड़ों में भी जाना होगा। ऐसा है कि मैं लखनऊ की हूँ। ओके। नवाबों के शहर की हूँ। नवाबों का शहर, तमीज़ और तहजीब का शहर। मैं आप शुरू से बहुत ही बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ जी। तो वो शायद बचपन से मेरी आदत पड़ गया कि वहाँ पे लोग ऐसे ही बोलते थे। और मेरी पूरी एजुकेशन लखनऊ में हुई है और हम 7 सिस्टर ब्रदर हैं। ओके। 4 सिस्टर्स 3 ब्रदर्स। सिस्टर्स में मैं सबसे छोटी हूँ। और मेरे फादर, उस समय तो आपको पता है कि किसी की भी सैलरी कोई ऐसा नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा होती थी, और ठीक थी, नॉर्मल थे, अच्छे रिस्पेक्टेबल उनकी जॉब थी। और लेकिन उनके साथ ये एक बहुत मतलब चैलेंजिंग कह लीजिए, मुश्किल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि हम 7 सिस्टर ब्रदर थे और हम सातों के सातों भाई बहन पढ़ते थे। बिल्कुल। और तो जिम्मेदारियां पिता के पास काफी उनके पास जिम्मेदारियां बहुत थी। और सैलरी उस समय आप सोच लो कितनी भी हो, 7 बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और उनकी परवरिश करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहा होगा। बहुत मुश्किल था मुझे। जबकि ये बात है उस समय तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि हम लोग छोटे थे और हमें कभी हमारे पेरेंट्स ने ये सब कुछ कभी बताया ही नहीं था और हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता था। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मुझे तब एहसास हुआ कि जब जुलाई के मंथ में हम सब भाई बहनों की फीस जाती थी स्कूल में, और हमारी यूनिफॉर्म होती थी, हमारी बुक्स आती थी। मतलब जुलाई का महीना मेरे फादर के लिए बहुत हैवी होता था एकदम से। तो मेरे फादर जुलाई के मंथ में हमेशा अपने ऑफिस से लोन लेते थे और वो पूरा साल भर लोन खत्म होता था, जून तक वो लोन खत्म करते थे और फिर जुलाई में लेते थे। जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे ये पता चला, तो मुझे बहुत ही हैरानगी होती थी कि मेरे फादर ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया और उन्होंने कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया था। हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उन्होंने। हमें जो कुछ चाहिए होता था हमें सब कुछ मिलता था, हमें पॉकेट मनी भी मिलती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं याद कि कभी मुझे किसी चीज़ की भी मुश्किल हुई हो या मेरे किसी भाई बहन को भी मुश्किल हुई हो। लेकिन जब बहुत बाद में हमें पता चला तब हमें बहुत अजीब भी लगता था, ख़राब भी लगता था कि देखो हम अपने फादर के लिए मतलब उन्होंने हम सब के लिए इतना किया। और उनकी बस एक ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारे सातों भाई बहनों को उन्होंने पढ़ाया, हम सब पढ़े और आज के टाइम पे सब लोग अपने अपने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे वेल ऑफ हैं। पिता की बात ये बता करके तो आपने पिता के व्यक्तित्व का तो बहुत कुछ बता दिया। थोड़ा सा माँ के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि वो क्या गृहिणी थी या कहीं कार्यरत थी, क्या था उनके बारे में और उनका परवरिश में क्या योगदान था? मेरी मम्मी घर में, अब तो आजकल हम होम मेकर कहते हैं, उस समय तो हाउसवाइफ होता था। लेकिन मुझे 1-2 बातें बहुत याद है। मैं बड़ी थी, मैं बीएससी में पढ़ती थी।
तो कभी मेरी मम्मी कभी कोई काम मुझे कह देती थी ना कि मतलब ये कर दे, थोड़ा सा भी काम कहना, तो मेरे पापा ने हमेशा कहना कि उसको कुछ मत कह, वो साइंस की स्टूडेंट है, उसको बहुत पढ़ना होता है। और मुझे कहते थे तू अंदर जा, तू पढ़ जाके। मतलब ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती थी, और मैं अपनी मम्मी को बड़े उससे देखना मैंने कि देखो आप मुझे बोल रहे हो, हाँ आप मुझे बोल रहे हो, और देखो मैं तो अंदर जा रही हूँ पढ़ने। तो मम्मी मेरी घर का काम वाम सब कुछ करती थी, कुछ नॉर्मल, जैसे हम लोग को पालना, हमारे लिए सब कुछ करना, हमारे नखरे सहने कि हमको ये नहीं खाना, हमको वो नहीं खाना, ये सब कुछ सब बच्चे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ हम सब भी करते थे। कैसा था पूनम जी आपका बचपन की? आपने बताया थोड़ी देर पहले कि सबसे छोटे थे आप बहनों भाइयों में। अब सबसे छोटे का दो ही बातें होती हैं, या तो बहुत लाड होता है और या फिर उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बहुत लाडली पली हुई हूँ जी, लाडली पली हूँ, और घर में मेरे को सब मतलब समझते थे कि छोटी है छोटी है। अच्छा, मतलब ऐसे कुछ भी हो ना, मैं मतलब मुझे कुछ करने नहीं देते थे। मेरे को याद है उस समय जो ये स्वेटर वगैरह बनते हैं ना, तो जो सिलाइयाँ वगैरह पहले क्रोशिया स्वेटर बुनना ये सब बड़ा चलता था। मैं बड़ी थी 11th-12th में होंगी, और कभी जैसे ऐसे पड़ी होती थी और मैं बाई चांस गलती से ऐसे उठा लूँ, मुझे इतनी जोर से आवाज आती थी सबकी, रख दे वहां पे, रख दे, खराब कर देगी, खराब कर देगी। अच्छा, मतलब भरोसा नहीं था उनको। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे तो कुछ करने ही नहीं दिया जाता था। मैं बहुत लाडली पली हुई हूँ। बड़ी बहनें थी, वो सब कुछ करती थी, बिल्कुल मेरे को पूरी आज़ादी थी। कभी कभी लाड़ चाड़ में व्यक्ति बिगड़ भी जाता है, तो कुछ ऐसा लगा आपको कि आप कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी या कुछ ऐसे? नहीं, मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत डिफरेंट थी। मुझे याद है मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, तो हमारे उस समय जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, हमारे उधर सैटरडे को ना बहुत सारे गरीब लोग वहाँ से निकलते थे। मतलब वो कहाँ से आते थे, कहाँ से जाते थे, मुझे ये नहीं पता। 4 बजे के करीब वो निकलते थे, तो हमें उस समय पॉकेट मनी मिलती थी 1 हफ्ते की। और उस समय कॉइन्स होते थे, मेरे को तो याद भी नहीं कि कौन से कॉइन्स होते थे, लेकिन कॉइन्स होते थे। मैं ना वो पूरा हफ्ता संभाल के रखती थी। और जब वो निकलते थे तो मेरे पास जितने कॉइन होते थे ना, मैं सब एक एक करके उनको बांट देती थी। अच्छा, वाह, क्या बात है। ये 2-3 हफ्ते ऐसे हुआ चला, और जब मेरे घर वालों ने देखा तो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बहुत डांट लगाई। अच्छा, मेरे को कहा कि तेरा दिमाग खराब है, ये क्या करती है, उनको क्यों पैसे देती है। तो क्योंकि छोटी थी, डांट ही सकते थे, मैं 9th में और वो मेरे से बड़ी इतनी। तो जब उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि देखो आज तो कहा है, मैंने कहा आज के बाद कभी मत कहना। अच्छा। मैंने कहा ये पैसे मैं किसी से लेती नहीं हूँ, ये मेरी पॉकेट मनी है, आप सब खा लेते हो, खर्च कर लेते हो, मैं वो नहीं करती। ये मेरी पॉकेट मनी है, मेरे पैसे हैं, मैं इसका जो मर्जी करूँ, मैं इनको देती हूँ और मैं हमेशा इनको दूंगी, मैं हर सैटरडे इनको दूंगी, जो करना कर लो। मेरी सिस्टर को लगा कि ये तो कभी बोलती नहीं है, इसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है, और ये तो क्या बोल रही है। तो जब मैंने ऐसे बोला तो वो चुप हो गई, और मैं वैसे करती रही। मैं मतलब मेरे को ना गरीबों पे तरस और वो सब कुछ ना, मैं बचपन से ऐसी हूँ। तो ये संस्कार आपको अपने पिता से मिला या माँ से मिला, या कैसे, या अपने आप ही अपने मन में आया? कुछ नहीं, ये मुझे कभी किसी ने कहा नहीं, कुछ नहीं। मुझे तब से लेके आज तक मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे कहीं पर किसी की हेल्प करनी पड़े, या कोई मुझे मतलब मजबूर बंदा दिखे कहीं पर कुछ, मैं आज भी करती हूँ। मैं सारी ज़िंदगी करती रही हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने खर्चे मतलब छोड़ के भी, अपने खर्चे में से बचा के भी मैं ये हेल्प करने को तैयार होती हूँ, और पूरी लाइफ ऐसी रही हूँ। मतलब मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी की हेल्प करना, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प करना, ये शायद मेरे नेचर में है, ईश्वर ने आपके अंदर डाला है। पूनम जी, जब बड़ा परिवार होता है, तो जब बच्चे जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो माता पिता उस समय पे कहीं ना कहीं प्रौढ़ हो जाते हैं, और उस समय पर थोड़ी जिम्मेदारियां भी उनकी बढ़ जाती हैं, और बच्चों को संभालना, बच्चों को सही दिशा देना, बच्चों को सही कोर्स कराना, उनकी शादियां, बहुत कुछ प्रेशर जो है माता पिता झेलते हैं। ऐसा जो समय जो था, वो किस तरह का था आपके माता पिता के लिए और आप भाई बहनों के लिए? हमारा जैसे जब हम भाई बहनों की शादियाँ हुई, तो मेरे पेरेंट्स जो कुछ कर सकते थे, जो कुछ इजीली कर सकते थे, या थोड़ा बहुत कभी उधार लेके किया होगा, शायद मुझे इतनी डिटेल तो
मुझे आज भी नहीं पता। तो वो सब उन्होंने सब टाइम के हिसाब से सब उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, सबकी शादियों में, सबको पढ़ाने में, सब कुछ उन्होंने सब कुछ किया हमारे लिए, जबकि उस समय हमें कभी एहसास नहीं हुआ। सुशील जी, मैं सच कह रही हूँ, उस समय हमें कभी एहसास नहीं हुआ। एहसास जब होने नहीं हम दिया। इस स्टेज में आए, जब मैं बड़ी हुई, तब मुझे ये बातें बहुत सारी याद आती थी। बिल्कुल। आपका जो बीएससी का समय जो था, जैसे आपने बीएससी किया तो कॉलेज का समय था, तो कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, मैं ऐसा करूँगी, मैं जॉब करूँगी, या आप क्या सोचते थे? मैं कुछ नहीं सोचती थी। मेरे को एक बात याद है, जब मेरी 12th के बाद जब मैंने बीएससी करनी थी, तो एक कॉलेज था कोएड, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तू उस कॉलेज में पढ़ेगी। अच्छा। और मैं 12th तक गर्ल्स वाले स्कूल में पढ़ी हुई थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मेरे को कोएड में नहीं जाना, मेरे को लड़कियों वाले कॉलेज में जाना है। मेरी सिस्टर ने मुझे इतनी डांट लगाई कि वो लड़कों का कॉलेज, कोएड क्या होता है, क्या वो इतना अच्छा कॉलेज है, तू वहीं पढ़ेगी। और मैं वहीं पर पढ़ी। अच्छा। मेरा एडमिशन वहीं पर हुआ। ओके। मेरे बड़े भाई बहन थे ना, तो इतनी तो उनकी चलती थी, इतनी मेरी नहीं चलती थी। तो डांट डपट तो कर ही सकते थे। हाँ, उन्होंने कहा कि वो लड़के क्या तेरे को खा जाएंगे क्या, वो इतना अच्छा कॉलेज है, तो वहीं पर पढ़ेगी। और शायद बड़े होंगे तो माता पिता भी उनके सुन लेते होंगे। बड़े थे वो, बड़ी सिस्टर्स मेरी बड़ी थी, तो मतलब वहाँ पे मेरी नहीं चलती थी। वहाँ पे मेरे को सुनना पड़ता था और वही करना पड़ता था। बिल्कुल। पूनम जी, आपके जीवन में, चूंकि जीवन जो है वो हर पल कहीं ना कहीं कोई ना कोई पड़ाव से गुजरता है, तो शादी ब्याह भी होनी होती है, तो उस समय पे आपका वो भी समय आया होगा कि जब पिता को ये चिंता होगी कि बड़े कुछ बच्चों की शादी हो चुकी हैं, आप पूनम रह गई है, तो आपका जो शादी का जो सिलसिला जो था वो कैसे शुरू हुआ और फिर किस तरीके से आपकी शादी हुई, तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं इस बारे में। बस जब मैंने बीएससी की तो ये हुआ कि भाई इसके बाद शादी होनी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बड़े हो चुके थे, क्योंकि मैं छोटी थी। तो हुआ कि लड़का देखने का टाइम आया। ओके। और मैं आपको बताऊं, मैं पता नहीं मुझे कितनी समझ थी और कितनी नहीं समझ थी, पता नहीं मुझे, लेकिन मेरी एक इच्छा होती थी उस समय। मतलब मेरी शादी के टाइम पे सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुझे पैसे वाला लड़का नहीं चाहिए था। मुझे पैसे से कभी प्यार नहीं था। मुझे ये नहीं चाहिए था कि ऐसे लड़के से शादी हो जिसके पास पैसा हो। ये नहीं सोचते थे? नहीं, मुझे पैसे से कुछ नहीं था। मुझे ये भी नहीं था कि मुझे शाहरुख खान जैसा स्मार्ट लड़का चाहिए। ओके। मुझे वो भी नहीं था। मुझे था कि लड़का ठीक है, अच्छा होना चाहिए देखने में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हीरो टाइप हो। ये भी मेरी इच्छा नहीं थी। वो भी इच्छा नहीं थी, बिल्कुल। सिर्फ मेरी एक ही इच्छा थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी या तो डॉक्टर से हो या इंजीनियर से हो। सिर्फ मेरी ये एक ही इच्छा थी, और ये मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं थी। क्या बात है। शायद ये वीडियो अभी मेरे घर वाले लोग देखेंगे तो उनको कहेंगे, अचंभा लगेगा कि ये क्या बोल दिया। अचंभा लगेगा कि तेरे दिमाग में ये बात थी और तूने आज तक कभी बताई नहीं। आज तक मैंने आज भी कभी नहीं बताई। बस मैं ये चाहती थी कि मेरी शादी से हो। मैं इतनी नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करती थी उस समय, और मेरी जो इच्छा थी वो बहुत बड़ी थी। और भगवान की कुदरत से बस ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड, ये पहला लड़का मैंने देखा, और उन्होंने रुड़की से इंजीनियरिंग की हुई थी, बॉम्बे आईआईटी से पढ़े हुए थे। तो मुझे तो ऐसे लगा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रुड़की से पढ़े हुए हैं और वहाँ से बॉम्बे आईआईटी से पढ़े हुए हैं, तो बस लड़का तो ठीक है। लेकिन तो बिना देखे ही मतलब लग रहा था कि अच्छा। ये तो ठीक ही होगा। इतना पढ़ा हुआ, इतने अच्छे कॉलेज से, तो बस तो आप लोग मिले या फोटो देखी? नहीं, मिले थे, हम लोग मिले थे। घर वालों ने मिलवाया था, बात करवाई थी। तो मतलब उस जमाने में भी कुछ एडवांस सोच? उस जमाने में ऐसा था कि हमें मिलवाया तो था, मतलब जैसे सब लोग थे और हम मिले और हम दोनों को थोड़ी देर बिठा दिया कि बात कर लो, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम दोनों को कहे कि तुम घूमने चले जाओ या तुम मूवी चले जाओ। वो नहीं था। वो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ये जाएंगे तो मेरे भैया भाभी साथ जाएंगे। इस तरह की जो अच्छी चीजें जो थी, ये नहीं हुआ। ये मेरे माँ बाप ने नहीं होने दिया। बिल्कुल। तो बस हमारी एंगेजमेंट हुई और 3 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ओके। पूनम जी, एक शहर, जैसे आपने कहा कि तहजीब का शहर लखनऊ छोड़ने के बाद में
आपकी शादी दिल्ली हो गई। दिल्ली निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं था कि आपको दिल्ली शहर आपने देखा हो, तो दिल्ली शहर आपके लिए शायद मेरे ख्याल से नया रहा होगा। और जब आप वैवाहिक जीवन के अंदर आ जाते हैं तो नया घर, नया शहर, और अभी पति के साथ तो शादी हुई है, अभी उनका आदतें व्यवहार समझते समझते ही व्यक्ति समझता है। तो कितना आसान था, कितना मुश्किल था ये जो पूरा का पूरा जो दौर जो था? मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बॉम्बे में जॉब करते थे और मैं शादी के बाद बॉम्बे गई। और ये उस समय फिक्स था कि ये अभी थोड़े टाइम अपने शौक किया जॉब कर रहे हैं और ये बिजनेस करेंगे ओके। 5-7 महीने बाद जो भी। तो हम करीब 8 महीने बॉम्बे रहे थे। अच्छा, शादी के बाद? हाँ, अब आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूँ जी मैं आपको जी जी जी, वाह। कि ये 12th के बाद ये घर से बाहर थे, अच्छा, क्योंकि पढ़े, हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। पढ़े लगातार पढ़ते हॉस्टल में रहे, रहे फिर होंगे जॉब की, निश्चित। हॉस्टल में रहे, रुड़की पढ़े, फिर वहाँ बॉम्बे पढ़े, फिर उसके बाद जॉब बॉम्बे में कर रहे थे। और इनको घर का खाना तो इनको बहुत ही मुश्किल से नसीब होता था। और मैं एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करने वाली, मैं घर के बाहर खाने मैंने बहुत कम खाते ही नहीं थे। मतलब उस टाइम ये सब नहीं होता था जो जैसे आज हमारे बच्चे पले और मैं जैसे पली, तो बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का अंतर बहुत है। ज़्यादा फर्क है। तो ये मुझे कहते थे कि तू घर में खाना खिला दे, भले ब्रेड और आलू की सब्जी खिला दे। अच्छा। मैं इनको कहती थी आप बाहर खाना खिला दो, भले ही समोसे खिला दो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इनको वाह। लगता था कि घर में खिला दे, कुछ भी खिला दे। हाँ, और मैं इनको कहती थी कि बाहर खाते हैं, कुछ भी खिला दो। हाँ, क्योंकि मैं बाहर निकली नहीं हुई और ये घर से इतने टाइम से निकले हुए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर के खाने बहुत खिलाए, तो भी जाहिर सी बात है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि दोनों की कहीं ना कहीं वो हसरत थी, तो वो पूरी हुई। बट ये लेकिन मेरे खूबसूरत। हस्बैंड ने मुझे बाहर के बहुत खाने खिलाया। हमारे उस समय इतनी इनकी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी सैलरी थी, उस समय तो कितनी ज़्यादा नहीं होती थी, हाँ, बहुत सैलरी नहीं होती थी। लेकिन उतनी सैलरी में भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बॉम्बे में सारे 5 स्टार होटल में, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम खाना खा पाएँ, तो हम चाय पीते थे और पकौड़े खाते थे। अच्छा। लेकिन हर होटल इन्होंने मुझे घुमाया। ओके, वेरी मतलब नाइस। ऐसे मैंने लाइफ बहुत अच्छी निकाली। और फिर 8 महीने बाद हम यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट कर गए थे। क्या बात है, क्या बात है। ये अच्छी स्टोरी है। बहुत सुंदर स्टोरी आपकी है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ पूनम जी कि जब आप जैसे आपने बताया कि नौकरी थी, नौकरी के बाद में हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है, तो शायद उनकी भी ये एम्बिशंस रहे होंगे कि भाई नौकरी करके मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, तो शायद मैं बिजनेस करूँगा। तो बिजनेस जब व्यक्ति करता है तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े दिमाग के। इनके बड़े दोनों ब्रदर्स, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। ओके ओके, और बिजनेस को ये खड़ा और करने। हाँ, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन थे, ओके, शुरू से लेके आखिर तक बहुत मेहनती थे। वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे। उन्हें अपने काम से बहुत प्यार था। जैसे हॉबी होती है ना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, उनको अपना काम सबसे अच्छा लगता था। जैसे आज मुझे वीडियो बनाने अच्छे लगते हैं ना, या एक टाइम था मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, तो उनको अपने ऑफिस में अपने मतलब उनको अपना बिजनेस में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। मतलब हम उनको काम से प्रेम था, लेकिन वर्कहॉलिक नहीं कह काम सकते हम से उनको। काम से काम से प्रेम काम था। से प्रेम था। लेट नाइट आना और देर तक आना। हाँ, अगर नहीं डेली नहीं, लेकिन अगर कभी काम होता था तो वो लेट भी आते थे। लेट भी आते थे। थे। बिल्कुल। एक तरफ की नई जिम्मेदारी भी आपकी शुरू हुई होगी जब आपके बच्चे पढ़ने जाने लगे, और वो एक ऐसा समय होता है कि जिस समय पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी महिला के ऊपर होती है। उस समय को बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो ये कह कर के काटती हैं कि हमारा जीवन जो है बस अभी एक तरीके से चिकरघन्नी बना हुआ है, और बस सुबह टिफ़िन तैयार करो, फिर बच्चों को लाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, इसी में मेरा दिन जो है वो निकल जाता है। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जब उस फेज़ से निकल जाती हैं तो वो एक तरीके से उस समय को बड़ा ब्रैग करती हैं कि भाई हमने तो ऐसे ऐसे मेहनत की, ये किया वो किया, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं करती हैं। आपका समय कैसा था कि जब आप बच्चों को की परवरिश कर भी रहे थे, जैसे आपने अभी आप कहा कि पढ़ाई भी उनकी कराते थे, क्या उस समय पे अपने लिए भी आप उसी तरह से समय निकालते थे? मैंने शादी के बाद अपने हर टाइम को
बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो भी, थोड़े बड़े हुए तो भी। छोटे थे बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो वो तो 7 साढ़े 7 स्कूल चले जाते थे। मेरे हस्बैंड 9 बजे चले जाते थे और उसके बाद 9 से 11 मैं अपने घर को देखती थी। ओके। जो भी घर को मैं देखती थी, 11 बजे मैं घर से बाहर होती थी। अच्छा, ओके। 11 से 1:30 फिक्स टाइम था, मैं घर से बाहर होती थी। मेरे हस्बैंड भी अगर 1:30 बजे घर आ जाए ना तो उनको पता है कि अभी पूनम 5-7 मिनट में घर पहुंचने वाली है। ओके। मतलब इतना फिक्स था कि मैं घर में होती थी। तो बाहर कहाँ आप? बाहर बता रही हूँ मैं आपको, 9 से 11:30, चाहे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाऊँ, चाहे मेरी फ्रेंड्स घर में आए, चाहे मैं अपने रिलेटिव्स के को मिलूँ, चाहे कोई हॉस्पिटल में उसको देखने जाना, कुछ जाना, चाहे मैं मार्केट जाऊँ, चाहे मैं सैलून जाऊँ, चाहे मैं, मॉल तो नहीं होते थे उस समय, चाहे मैं मार्केट जाऊँ, मेरे जितने काम होते थे 11 से 1:30 तक में वो सारे काम हो जाते थे। और फिर उसके बाद 2 बजे मेरे बच्चे घर आते थे और 2 बजे के बाद मैं फुल अपने बच्चों के लिए होती थी। उसके बाद मैं अकेली कहीं नहीं जाती थी। मैं जहाँ जाती थी मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे और मुझे उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मेरे बच्चों को आज भी याद है कि मम्मी लेके बैठ जाती थी और हिलती नहीं थी। अब सोचो, मैं पढ़ाने के मामले में इतनी, मतलब फेमस कह लो, क्या कह लो, मेरी कोई भी फ्रेंड शाम को मेरे घर नहीं आ पाती थी कि ये बच्चों को पढ़ा रही होगी और ये हमको बाहर निकाल देगी। वो समय शाम बच्चों को का किसी को अलाउ नहीं है ना, शाम को किसी को अलाउ नहीं, मेरी 11 किसी बजे फ्रेंड को से अलाउ नहीं। 1:30 बजे तक हाँ, उनके 11 से 1:30 है, आओ तुम आओ, जो मर्जी करो, खाने खाओ, चाय पियो, कुछ करो। 2.5 घंटे है बहुत। 2.5 घंटे में सब कुछ, पूरी फॉर्मेलिटीज, फैमिली, ये वो सब कुछ देखा जाता है। अक्सर जो महिलाएं घर में टीवी देखती हैं, उस बीच में आप टीवी नहीं देखते? नहीं 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 नहीं, मेरे को टीवी से कभी, मेरे को जो वो सीरियल लेडीज देखती है ना, मेरे को बहुत ही गंदे लगते हैं। क्योंकि आप पता है क्या है कि अब सोचो ना, टीवी वाले भी कई बार बोलते हैं कि मतलब आप इसमें सब पूरा अपना टाइम वेस्ट करते हो। टीवी के क्या सीरियल, क्या वो कहानी क्या होती है उनकी, वो उनकी वही कहानी वो आगे करते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। अब सोचो, एक सीरियल 8-8 10 साल चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। लेडीज आज भी मेरी फ्रेंड 3-3 4-4 घंटे बैठी रहती है। अब मानोगे नहीं, कितनी मेरी फ्रेंड्स मुझे कहेंगी कि पाकिस्तान सीरियल देखा कर, इतने अच्छे होते हैं। वो सीरियल देखने का मतलब, वो 18, 20, 25 सीरियल होते हैं। आपने जब एक शुरू किया ना, आप पूरे एंड तक पहुंचोगे, देखते रहोगे, फिर आपका मन करता है ना देखने का कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इसलिए ना आप पहला देखो और ना आप 18-20 तक पहुंचो। मैंने कभी कोई सीरियल ऐसे नहीं देखा हुआ। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं आज भी नहीं देखती। मैं अगर कुछ देखती हूँ तो मैं बस आज तक भी न्यूज़ देख लेती हूँ 1 घंटा रात के टाइम पर, बस आपको दुनिया का पता लग जाता है। या कभी बहुत ही ऐसे मूड हुआ तो कपिल शर्मा शो चला लिया, से बस हंसा वसा, बस कुछ नहीं। थोड़ा एंटरटेन कर लिया। अभी तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, अभी तो मेरे अपने बहुत काम होते हैं। अभी तो मेरे को सच में टाइम नहीं मिलता। जी, जैसे आपने बताया कि एक हम्बल बैकग्राउंड आपका रहा है, तो आपके जब बच्चे थे, जब बड़े हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे। तो वो समय कैसा था आपका? कुछ देखिए, बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं। मतलब अगर डाउन होता है तो ऊपर भी जाता है। तो मुझे नहीं याद ऐसा कि मैंने कभी कोई मुश्किल टाइम निकाला हो अपनी लाइफ में। उसका एक ही रीज़न था कि मेरे हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन थे। तो मैं तो अपने आप को कहूँगी, और एक मेरे में सबसे अच्छी बात थी कि मेरे पास जब जितने भी पैसे थे, जितना भी जो कुछ था, मैं हर हाल में खुश रही हूँ। मैंने कभी अपने से ऊपर वाले को देख के ये नहीं सोचा कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। मैंने ये पूरी लाइफ कभी नहीं सोचा और मैं आज भी नहीं सोचती। अपने से ऊपर तो हमेशा ही लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी कभी नहीं सोचती, और मैं शायद अपने आप को ये कह सकती हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी लाइफ क्वीन की तरह रखा है। मुझे कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। कई बार आपसे जब भी बातचीत हुई है तो उसमें आपने कहा कि जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस जो इंजेस्ट हुआ है या मुझे मिला है कॉन्फिडेंस,
वो सब कुछ मेरे हस्बैंड की देन है, ये कई बार आपने कहा भी है। तो ऐसी कुछ आपके पास वाकयात हैं जो ये सिद्ध करें कि आप एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन वो जो विश्वास है आपके अंदर वो आपके पति की वजह से ही आया? बहुत बहुत इतनी बारी, एक बारी मुझे याद है कि हमारी फैक्ट्री थी यहाँ पर, तो उसके ड्रॉ निकलने थे। ओके। तो मतलब जैसे फैक्ट्री थी और उसकी ड्रॉ निकालने थे, वो 14 फैक्ट्री थी और ड्रॉ निकालने थे कि हमारी कौन सी है, ठीक है। जैसे कल ड्रॉ निकलने हैं और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन पहले कहा कि मुझे आज रात को दिल्ली से बाहर जाना है और इतना ज़रूरी जाना है कि मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कस्टमर है, उसके बेटे की शादी है, टिकट उन्होंने भेजी हुई है, होटल बुक है वहाँ पे और मैं रुक नहीं सकता, मुझे रात को जाना है और दूसरे दिन वो ड्रॉ निकलना था। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तेरे को जाना पड़ेगा। मैं तो उनसे लड़ पड़ी, मैंने कहा आप कैसे हस्बैंड हो, अब वहाँ पे सारे जेंट्स होंगे और आप मुझे कह रहे हो कि तू जा, वहाँ तो सारे जेंट्स होंगे। तो कहते हैं कि वो तेरे को क्या कहेंगे, वो तेरे को क्या कहेंगे, तू जा, मैं तेरे को कह रहा हूँ कि तेरे को तो जाना ही पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है। मैंने फिर मना किया, मैंने कहा आप कैसे, मैंने कहा कोई भी आदमी ऐसे नहीं अपनी वाइफ को भेजता कि कि मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ कि ड्रॉ निकलना है और भाई एक अच्छा वो है। और तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, अब जो मर्जी कर लो। उन्होंने मुझे कहा कि तू जो मर्जी कर ले, तेरे को जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मैंने फिर कहा, मैंने कहा ठीक है आप जो मर्जी कर लो, आप शादी में ना जाओ कुछ है। तो कहती शादी में तो जाना है, मेरा बेस्ट कस्टमर है, उसके बेटे की शादी है। अब दोनों की उसमें हारी तो मैं, इनको तो जाना ही था और मुझे पता भी था कि इन्होंने जाना है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि ठीक है क्या करना है, अब जाना तो है ही है। कहते कुछ नहीं, तो बस वहाँ पे पहुँच जाइयो, बस पहुँच जाना वहाँ पे। एड्रेस वेड्रेस उन्होंने मेरे को सब बता दिया कि तू वहाँ पहुँच जाना बस। बड़ी मुश्किल, मतलब पूछो मत, सारी रात कैसे निकली कि मतलब जैसे पता नहीं मुझे ये कहाँ भेज रहे हैं। सुबह कैसे निकली पता नहीं, 1-2 बजे का टाइम था शायद, 2 बजे वहाँ पहुँचना था। बहुत ही ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं क्या करने जा रही हूँ, इतना मुश्किल काम करने जा रही हूँ। 2 बजे मैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ पे 14 जेंट्स, 13 जेंट्स थे, एक मैं थी और नहीं 12 जेंट्स थे, हमारी 2 थी फैक्ट्री और 12 वो लोग थे और जिन्होंने ड्रॉ निकालना था 5-6 लोग वो थे और सब जेंट्स, कोई लेडीज़ नहीं बीच में। और मैं इकलौती वहाँ पहुँची। जैसे बैठी 10-15 मिनट जैसे बैठे, जब उन्होंने शुरू करना था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लेडी अकेली है तो फर्स्ट ड्रॉ लेडी निकालेगी ये। मैंने कहा ये तो और मारा पहली जान निकल रही है, पहली जान निकल रही है और ये फर्स्ट ड्रॉ मेरे से निकलवाना है। खैर ड्रॉ निकाला मैंने, लेकिन जब वहाँ सब कुछ वो हुआ तो मेरे को लगा कि पूनम तू तो ऐसे ही इतना डर रही थी, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तू तो ऐसे ही इतना शोर मचाया, इतने अपने हस्बैंड से लड़ी हुई, सब कुछ हुआ और यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। तो कुछ था ही नहीं, तो आसान मतलब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अरे मैं तो इतनी जेंट्स के बीच में भी काम कर सकती हूँ, मुझे अपने आप को लगा। तो ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा जी, बहुत बहुत तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। बिल्कुल। एक और आपको बताती हूँ, जब शुरू हम दिल्ली आए ना तो हम अपनी सिस्टर के घर जा रहे थे, मैं मतलब अपनी सिस्टर के घर जा रही थी और हमारे पास स्कूटर था। तो मैं बैठी हुई, बच्चे भी नहीं थे उस समय, मैं बैठी हुई तो हम जब जाने लगे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये ना अपनी सिस्टर के घर का रास्ता देख ले। तो मैंने कहा रास्ता किस लिए देख ले? तो कहते हैं कि मैं हर बार तेरे साथ थोड़ी जाऊँगा, तू अकेली जाएगी। मेरे को अकेले दिल्ली में अकेले? मैंने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती। अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि फिर ठीक है फिर घर बैठी रहना। मैंने कहा ऐसे घर भी कैसे बैठी रहूँगी? तो कहती तेरे को जाना तो पड़ेगा ही, तो रास्ता देख ले तू। बड़ी मुश्किल, स्कूटर पे बैठे हुए और हमारी ये बात हो रही। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे कहते हैं तू फर्स्ट क्लास तैयार होना, अपना पर्स लेना, गॉगल लगाना, ऑटो पे बैठना और चली जाना। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ना कोई भगा के ले जाएगा। अच्छा, ओके। मुझे कहते हैं कोई भगा के ले गया ना मैं तेरे को ढूंढ लूँगा। मतलब आप सोचो इन्होंने मुझे ऐसे कर करके, और फिर जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर के घर अकेले गई ऑटो पे बैठ के,
आप सोचो मुझे क्या लगा होगा कि मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ, कितना बड़ा काम करके कितना बड़ा काम कर रही हूँ। एक बार जाने के बाद तो फिर मुझे लगा ये तो मुश्किल ही नहीं है, मतलब मैं तो ऐसी शोर मचाती रहती हूँ। मतलब उन्होंने ना मेरे को कभी ये नहीं कहा कि पूनम तू ये नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे पूरी लाइफ कभी ये नहीं कहा कि तू ये नहीं कर सकती। मैंने जितना मर्जी कहा कि मैं ये नहीं कर सकती, उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तू कर सकती है। ये क्या कि सोचो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। आज मैं अपने हस्बैंड की वजह से यहाँ तक पहुँची हुई हूँ, वरना मैं तो बहुत सीधी सादी लड़की थी। चलिए इस एपिसोड को यहीं पे इस नोट के साथ ख़त्म करते हैं कि जहाँ तक मैं पहुँची हूँ तो अपने हस्बैंड की वजह से पहुँची हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुरुषों के ऊपर है। तो इस भाग को हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। और मुझे लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है जो आज हम इस एपिसोड में कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ लोगों को मिल रहा होगा। तो अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा अगले एपिसोड में हम इस यात्रा को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, पूनम कालरा जी का जो जीवन है वो अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जीवन है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बचपन के संस्कार और बचपन में जो उनके मन के भाव जो थे वो कहीं ना कहीं पूरे आजीवन उनके व्यक्तित्व पर हावी रहे। और उनकी ये कहानी, ये स्टोरी सुन करके ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक भरा पूरा जीवन जिया है। अभी इस कहानी के अंदर बहुत सारी परतें हैं, धीरे धीरे खोलेंगे अगले एपिसोड में। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।